नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक मगध का उत्कर्ष, जो कि प्राचीन भारत से लिया गया है। इसमें हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और इसमें जितने भी मगध पर पहला वंश क्या था, उसके बाद कौन सा वंश था और उसके बाद कौन सा वंश था, ऐसे क्रम वाइज हम आगे चलते चलेंगे। जो कि आपके प्राचीन भारत से टॉपिक वाइज ये अध्ययन हमारा चल रहा है। इस टॉपिक वाइज अध्ययन में ये हमारे आज से 5 से 6 क्लासें पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें कि अभी पिछली क्लास थी हमारी जैन धर्म की और उससे पहले की थी बौद्ध धर्म की। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए सभी उपलब्ध हैं। और इस टॉपिक वाइज अध्ययन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब भर्तियां आने वाली हैं और इस भर्तियों में अगर आपको एक सिलेक्शन चाहिए अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक सरकारी सीट पक्की हो, तो आप ज़रूर ये टॉपिक वाइज अध्ययन करिए। क्योंकि जो भी सिलेबस आपका है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री का हम ये टॉपिक वाइज अध्ययन आपको करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न हम इससे मिस नहीं होने देंगे। जितने भी टॉपिक हैं और जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया और थ्योरी वाइज हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं अपना मगध का उत्कर्ष। तो मगध के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था कि 16 महाजनपदों के बारे में, उन 16 महाजनपदों में से मगध भी एक महाजनपद हुआ करता था और उस समय मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। और शक्तिशाली ये क्यों था? तो 16 महाजनपदों में तो ये शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि इसके पास विस्तृत उपजाऊ मैदान थे, प्राकृतिक सुरक्षा थी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी। अब प्राकृतिक उपजाऊ मैदान कैसे? मगध जो बीच में यहाँ पे था, मगध के उत्तरी ऊपर गंगा जी बहती थी और इधर दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वत था, तो इसकी सुरक्षा भी होती थी। पश्चिम में सोन नदी थी यहाँ पर, और यहाँ पे और एक दो नदियाँ थीं, तो उन नदियों की वजह से यहाँ पे अच्छी प्राकृतिक सुरक्षा भी मिलती थी और अच्छी उपजाऊ मिट्टी भी थी। क्योंकि दोआब क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी अच्छी होती है, क्योंकि गंगा यमुना का जो मैदान होता है, जहाँ पर नदियों की उपलब्धता होती है, वहाँ सिंचाई के भी अच्छे साधन होते हैं, तो खनिज संसाधनों की भी उपलब्धता थी। व्यापार में वृद्धि हो गई थी क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, कृषि अच्छी तरीके से होती थी, तो व्यापार भी होता था। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता थी, जैसे कि मैंने बताया पीछे क्या था, विंध्याचल के वन थे। और कृषि में लोहे का उपयोग, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और इस लोहे से आधुनिक कृषि उपकरण बने। अनेक और भी जो उपजाऊ भूमि के लिए ज़रूरती सामान होते हैं वो भी लोहे से बने, तो इस लिए भी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा। और इस महाजनपद के बारे में जो मगध का उत्कर्ष है, इस पर पहले वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है महाभारत से, जिस पर मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन हुआ करता था और इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था जरासंध, जो कि हमने महाभारत काल में पढ़ा है, जिसका श्री कृष्ण भगवान ने अंत करवाया था। तो इसकी हमें कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, इससे सिर्फ महाभारत काल से ही जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और कोई ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने के कारण तो आपको बस इतना याद रखना है कि मगध पर प्राचीन वंश, जो कि हमें पुराणों से इनसे जानकारी मिलती है, महाभारत से, महाकाव्यों से, तो बृहद्रथ वंश आपको याद रखना है। आगे देखते हैं मगध के उत्कर्ष में। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध जनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इन 7 राजवंशियों के बारे में हम पढ़ेंगे। मगध पर कौन से 7 राजवंश थे? तो एक ट्रिक है 7 राजवंशों की, तो ये है ट्रिक हमारी। पहला वंश था मगध पर हर्यक वंश। तो पहले ये ट्रिक देख लेते हैं। तो ये ट्रिक है हसीन मासूक 7। तो 7 हसीन मासूक हैं, ये आपको याद रखनी है। हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश हो जाएगा, माँ से मौर्य वंश हो जाएगा, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और अंत में सातवाहन वंश। इन 7 वंशों ने ही मगध पर शासन किया। तो आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों वंशों के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके, इन्हीं से बन जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट भी करते चलिए। जो भी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन लगे आपको, या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से तो पूरे आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जिससे बाद में आपको तकलीफ ना हो कोई रिवाइज़ करने में, क्योंकि एक बार नोट बन जाते हैं तो फिर बार बार वही पढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको दोबारा अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वीडियो देखकर या कहीं और कोई किताब देखकर। तो आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए। 3 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। चलिए चलते हैं आगे हर्यक वंश पर। तो हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश जो है ये मगध पर पहला राजवंश था, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला। और इस वंश का शासक यानी कि जो संस्थापक था वो था आपका बिंबिसार। ये उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था बिंबिसार, और ये हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का ही पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके, मतलब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। और उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। उदयन ने अपना उत्तराधिकारी स्वयं नागदशक को घोषित कर दिया था, इसलिए उदयन की हत्या किसी ने नहीं की। और इसी वंश को, हर्यक वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। ये भी आपको याद रखना है कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो ये हर्यक वंश को कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और फिर अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो पितृहंता वंश के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो हर्यक वंश को कहते हैं। और प्रथम पितृहंता की बात करें तो ये प्रथम पितृहंता हो जाएगा आपका अजातशत्रु, क्योंकि सबसे पहले इसने ही अपने पिता की हत्या की थी। तो अजातशत्रु प्रथम पितृहंता कहलाया। याद रखना है आपको। यहाँ से आगे चलते हैं, बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार कितने वर्ष तक रहा, तो बिंबिसार का जो शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। तो इसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। ये भी आपको याद रखना है, 52 वर्षों तक किसने शासन किया, तो ये बिंबिसार ने शासन किया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और इसने प्रारंभिक राजधानी, अपनी मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई, तो गिरिब्रज। गिरिब्रज को ही मैंने जब 16 महाजनपद पढ़े थे तो वहाँ पर मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र 3 जगह पर बताई थी। तो मगध की राजधानी 3 जगह पर ही रही। उसके बाद इसने राजगृह को राजधानी बनाया। राजगृह मतलब होता था राजाओं के रहने का स्थान, तो उसे राजगृह कहते थे। बहुत बड़ा नगर हुआ करता था वहाँ पे, जहाँ पे राजाओं का महल हुआ करता था, वहाँ पे जहाँ राजा रहता था उसी को राजधानी बनाया करते थे। आप देख सकते हैं, ये मैंने चित्र भी लिया है यहाँ पर। तो ये 16 महाजनपद हैं, और इसमें जितने भी महाजनपद हुआ करते थे वो सभी भारत में, और ये 2 आपके भारत से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। एक ही अफगानिस्तान में पड़ता है, एक ही पाकिस्तान में। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में दिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने विवाह या दहेज के रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वहाँ पे आपको बिंबिसार उत्तर करना है। बिंबिसार ने अपने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह इसने किया था कौशल राज की पुत्री और प्रसेंजित की बहन महाकोसला देवी से, और इस विवाह से उसे काशी प्रांत मिला। तो पहले ये मगध पर शासन किया करता था, लेकिन इसने महाकोसला देवी यानी कौशल राज की पुत्री महाकोसला देवी से विवाह करके काशी प्रांत को भी अपने राज्य में मिला दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काशी प्रांत है आपका, इस प्रांत को भी इसने अपने में मिला लिया, और दहेज के माध्यम से इसने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे देखते हैं, 2 और विवाह हैं इसके। दूसरा विवाह इसने किया चेलना, या जिसे कहीं कहीं छलना भी लिखा है। तो यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये लिच्छवी राजकुमारी किसकी बहन थी, तो ये चेटक राजा की बहन थी, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा विवाह इसने किया छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से। तो इसने कुल 3 विवाह किए, और इन विवाह के माध्यम से, यानी कि एक तो दहेज के माध्यम से और दूसरा अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। आगे बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज्य को जीता। अंगराज आप महाभारत में देख सकते हैं, जो महाभारत में अंगराज जो कर्ण हुआ करते थे, ये कर्ण इस अंग महाजनपद के ही राजा हुआ करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अंगराज्य को
जीता था बिंबिसार ने, तथा उसने अपने राज्य में मिलाकर वहाँ पर सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग का सेनापति कौन था, तो वो हो गया आपका अजातशत्रु, वहाँ का शासन करता था अंग राज्य में, और जो पूरा मगध हुआ करता था वहाँ बिंबिसार अपना शासन करता था। आगे है, इसके समय में अवंती के राजा प्रग्योत, ये आपको याद रखना है, जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे, उस समय ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, और जीवक के इलाज से प्रग्योत स्वस्थ हो गए। उस समय ये हुआ था कि प्रग्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उस समय जितने भी आसपास के वैद्य हुआ करते थे सभी ने प्रग्योत को मना कर दिया था कि ये आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो फिर बाद में जब बिंबिसार को पता चला, तो जीवक को इन्होंने अपने राजवैद्य को प्रग्योत के इलाज के लिए भेजा, जिससे प्रग्योत स्वस्थ हो गए और प्रग्योत की दोस्ती बन गई बिंबिसार से। तो बिंबिसार इस दोस्ती के माध्यम से भी अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो यहाँ तक अवंती तक पहुँच गया। आगे हम पढ़ेंगे। आगे है हर्यक वंश में, आपको इतना याद रखना है बिंबिसार से। उसके बाद आता है अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था, जो 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। आगे देखते हैं, और इसी ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, क्योंकि बिंबिसार उस समय काफ़ी बूढ़ा हो गया था, और अजातशत्रु ने कहा कि पिताजी अब हमें राजगद्दी सौंप दीजिए, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हम भी राजा बनना चाहते हैं। तो बिंबिसार ने जब ऐसा नहीं किया, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के पेट में भाला घोंपकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु अपने शासन का प्रारंभ किया, तथा इसे यहाँ से आपको नोट करना है, इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता आए या प्रथम पितृहंता आए, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अजातशत्रु शत्रुओं का नाश करने वाला था, इसे कुड़िक भी कहते थे। अजातशत्रु का जो नाम हुआ करता था उसे उपनाम से जानते थे। ये क्या था उसका, ये उपनाम था कुड़िक। और अजातशत्रु का अर्थ ही है अजात शत्रु, यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि मैंने अभी बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई थी। जो ट्रिक मैंने बताई थी RBPK, ये ट्रिक बताई थी, ये कहाँ पर बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में और कहाँ कहाँ हुई हैं। और AK ये भी ट्रिक बताई थी आपको, जो कि किस राजा के शासनकाल में हुई। पहली किसके राष्ट्र में हुई थी, तो अजातशत्रु। दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी, ये सभी मैंने आपको बताई थी, कालाशोक के, तीसरी अशोक के, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में। ये सभी ट्रिक से मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और इस RBPK में बताया था कि पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बताई थी बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया था, और इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। उस समय ये मान लो कि सबसे प्रसिद्ध हथियार हुआ करते थे। पहली बार इनका युद्ध में प्रयोग किया गया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक, इसलिए मैंने इनकी तस्वीर ली है, आप सभी देख सकते हैं। ये होता है रथमूसल और ये है महाशिलाकंटक। ये आपने सभी ने बाहुबली फिल्म में देखा होगा। जैसे बाहुबली फिल्म में इसका प्रयोग काफ़ी बड़ी मात्रा पे हुआ था, और इसका भी जैसे बाहुबली ने यहाँ पे इसमें एक पत्थर का गोला रखते थे और उसे फेंक देते थे आग जला के, जिससे सेना को काफ़ी क्षति होती थी। तो इन 2 हथियारों का इसने प्रयोग किया था अजातशत्रु ने अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए। आगे है उदयन, अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ करता था। तो उदयन, अजातशत्रु ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये मान लो, क्योंकि उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। और जब उसका पुत्र उदयन हुआ तो उदयन ने भी उससे राज्य की मांग की, क्योंकि वो भी जवान हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और उसके भी कुछ सपने थे राजा बनने के। तो उसने कुछ नहीं सीखा। उदयन ने भी उससे कहा कि अब पिताजी हमें राजा बनाइए, तो उदयन की बात उसने नहीं सुनी। तो इसने भी उसके पेट में छुरा भोंक कर अजातशत्रु के और राजगद्दी हथिया ली। तो इसे द्वितीय पितृहंता कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, किसे, उदयन को द्वितीय पितृहंता कहते हैं। और इसने गंगा एवं सोन नदी के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, और जो कि मगध की अगली राजधानी होगी। वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो आपको उदयन बताना है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके सबसे पहले इसी ने राजधानी बनाया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी किसने बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन। और उदयन के बाद इसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, जो कि उदयन ने ही इसका राज्याभिषेक किया था और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु यह एक अयोग्य शासक होने की वजह से इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। और आगे वंश पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने, जो कि नागदशक का उत्तराधिकारी हुआ करता था। आगे पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो मगध पर शासन जो शिशुनाग वंश हुआ करता था उसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से प्रथम बार राजधानी बदलकर वैशाली बनाई गई थी। तो ये किसने बनाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा शिशुनाग, याद रखिएगा। और शिशुनाग के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, जो पुनः राजधानी को कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी कौन ले गया, तो वो हो जाएगा आपका कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का और शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ करता था। और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या किसने की थी, महापद्मनंद ने। और यहाँ पर महापद्मनंद ने हत्या करके किसकी वंश की स्थापना की थी, तो इसकी नंद वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। आगे हम नंदवंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश से आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, और फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, हमें बस उतना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे तो जीके का अथाह सागर भंडार है, आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको एक नौकरी चाहिए और ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जो कि एग्ज़ाम में सीधे तौर पर आपके फंसने वाला हो। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हम नंदवंश। नंदवंश में दो ही शासक हुए, एक तो महापद्मनंद और दूसरा हुआ था इसका पुत्र घनानंद। तो दो ही शासक थे नंदवंश में। और नंदवंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, ये 20 से 22 वर्षों तक ही नंदवंश चला, क्योंकि ये अयोग्य शासक हुआ करते थे। घनानंद तो बिल्कुल अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। वो आगे हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो सारी जानकारी लेंगे मौर्य वंश के बारे में भी। अभी हमारा समय मगध के उत्कर्ष पर है, जो कि प्रारंभिक राजवंश हुआ करते थे। आगे देखते हैं। जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद्मनंद था। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक कौन था, तो नंद वंश का शासक शूद्र था, यानी कि महापद्मनंद जो था वो शूद्र जाति से बिलोंग करता था। महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था और जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और जब इसने क्षत्रिय राजाओं को जीता तो इसने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसने धारण की, तो महापद्मनंद ने। और किसे जीतकर धारण की, तो आपको ये याद रखना है कि क्षत्रिय राजाओं को जीतकर इसने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। और इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि सबसे प्रथम बार कलिंग पर किसने विजय हासिल की, तो ये महापद्मनंद ने, और एकराट की उपाधि धारण की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि एकराट की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो महापद्मनंद आपको आंसर करना है। महापद्मनंद के बारे में और चीज़ें जानकारी लेते हैं। जो कलिंग नरेश खारवेल हैं उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग पर महापद्मनंद ने विजय प्राप्त की थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, और कलिंग पर विजय प्राप्त करके कौन सी उपाधि धारण की थी, तो एकराट की उपाधि। ये भी आपको याद रखना है। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जो कलिंग पर
महापद्म नंद ने विजय प्राप्त करके वहाँ पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। तो सर्वप्रथम बार सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी महापद्म नंद ने करवाया था। और महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र। लेकिन घनानंद भी उसका पुत्र था और वह घनानंद ही नंदवंश का अंतिम शासक हुआ। तो महापद्म नंद के बाद नंबर आएगा आप घनानंद का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और घनानंद के बाद ये नंदवंश का अंतिम शासक होने की वजह से इसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। घनानंद 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक केवल 4 साल ही इसने शासन कर पाया। काफ़ी अयोग्य था ये, बस ये मान लो कि सबसे अयोग्य, सबसे बुरा शासक कह सकते हैं घनानंद को मगध पर, जो कि एक नंबर का अय्याश था ऐसे ही, और राजकाज के कोई काम नहीं करता था, बस ऐसे ही अय्याशी करता था, मदिरा सेवन करता था और जो भी नृत्यांगनाएँ होती थीं उनके साथ में जीवन व्यतीत करता था। तो ये अंतिम शासक हुआ करता था और यह सिकंदर के समकालीन था। ये आपको याद रखना है कि सिकंदर के समकालीन शासक कौन था, तो घनानंद आपको याद रखना है। और इसी जब मगध पर सिकंदर ने जब आक्रमण भारत पर किया था उस समय भी मगध का शासक धनानंद हुआ करता था। इसी समय 326 ईसा पूर्व में पूर्व मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। पश्चिमोत्तर भारत कौन सा है? जो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर वाला एरिया है, इस एरिया पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, जो ये पश्चिमोत्तर भारत है। और इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसने पराजित किया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य के साथ इसने क्या किया था ये आपको याद रखना है कि चाणक्य जब घनानंद के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि महाराज, जो कि सिकंदर मैसिडोनिया से आ रहा है, उसने भारत पर आक्रमण करेगा, तो आप उस आक्रमण के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप अय्याशी में लगे रहते हैं। तो इसे वो बात अच्छी नहीं लगी। तो धनानंद ने ये कहा कि उस समय सिकंदर एक ब्राह्मण थे और शिक्षा देने का कार्य करते थे, तो ब्राह्मण को अपनी शिखा से बहुत प्यार होता है। तो फिर घनानंद ने ये आदेश दिया कि जाओ इसकी शिखा खोल दो और इसे धक्के मारकर दरबार से निकाल दो। तो उसकी सेना ने ऐसा किया। तो उस समय ही चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि हम अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधेंगे जब तक धनानंद का अंत नहीं कर देंगे। उसके बाद जो चाणक्य हुए वो सीधे अपने तक्षशिला चले गए और वहीं पर इन्होंने अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और उसे धनुर्विद्या सिखाई और जितने भी राजकाज के कार्य होते हैं राजनीति के, उन सब के बारे में सिखा के धनानंद का अंत करवाया। आगे चलते हैं। तो आगे स्लाइड नहीं है, धनानंद के बारे में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण, जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे उन विदेशी आक्रमण के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मौर्य यहाँ पर मौर्य वंश का, इसके धनानंद वंश का अंत हो चुका है, तो अब मौर्य वंश आएगा। लेकिन इस मौर्य वंश से पहले जो भी भारत पर विदेशी आक्रमण किए, ईरानियों ने, सिकंदर ने, मैसिडोनिया वालों ने, उन आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे भारत पर क्या क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद होगी आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जब हम ये कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे उसके बाद एक बड़ा सा प्रैक्टिस सेट रखेंगे जिसमें से 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन रोज़ करने से कुछ नहीं होता है। एक दिन सारे क्वेश्चन देखेंगे, किताब से हम छाँट कर लाएंगे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी उस सेशन को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा और इस टॉपिक वाइज अध्ययन को भी ज़रूर नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए आप सभी अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।